एक प्रश्न आ गया है, इसको देख लेते हैं। प्रश्न ये है कि न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। न्यूट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, हमने देखा अभी जस्ट। हमको पता है कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव आवेश होता है, लेकिन न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता। तो इसका उत्तर होगा न्यूट्रॉन पर आवेश रहित होते हैं न्यूट्रॉन। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। अब हम बात करते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। मुक्त इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? अधिकांश धातुओं की अंतिम कक्षा में केवल एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिन्हें हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन समझने से पहले आप ये डायग्राम देख लीजिए। ये बेसिकली ये एक परमाणु है, एक एटम है, केंद्र में प्लस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्लस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। प्लस प्रोटॉन का मतलब है कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है ना, इस तरह से। और इसके सराउंडिंग में जो है इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, हमको पता है। मान लीजिए हम एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं ये, और एक इलेक्ट्रॉन इस वाली कक्षा में ले लेते हैं, अंदर वाली कक्षा में। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन से और केंद्र के बीच में जो आकर्षण ज्यादा होगा, जबकि जो बाहर जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि वो दूर है तो उस पर आकर्षण कम होगा। तो जो बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन। जो बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन जो होता है इसे हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आकर्षण बल लग रहा है वो बहुत ही कम है। अब क्या होगा, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर आकर्षण बल कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही ऐसे बाह्यतम कक्षा में जाएगा, जैसे ही इस पॉइंट पे पहुंचेगा, तो दूसरे एटम का जो केंद्र है वो उसे अपनी तरफ खींच सकता है। तो हो सकता है कि इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु की कक्षा में चला जाए, ऐसे। उसी प्रकार यहां से होता हुआ जब यहां पहुंचेगा तो संभावना है कि जो तीसरा केंद्र है, तीसरा जो परमाणु है, वो उसे अपनी तरफ खींच ले। तो इस तरह से वह इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से दूसरे परमाणु की कक्षा में जा सकता है, क्योंकि वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, उस पर जो आकर्षण बल है वो कम है। तो इसलिए हम इसे कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। और फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है वह एक परमाणु कक्षा से दूसरी परमाणु कक्षा में भ्रमण कर सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से दूसरे परमाणु में भ्रमण कर सकता है, क्योंकि वो मुक्त है, उस पर जो बल है वो कम लग रहा है। ठीक है, आकर्षण बल कम है, क्योंकि वो मुक्त है तो वो आसानी से एक परमाणु से दूसरे परमाणु में जा सकता है और वहां से तीसरे परमाणु में जा सकता है। तो जब आवश्यकता पड़ेगी तो वह इलेक्ट्रॉन जो है पदार्थ के अंदर एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण कर सकता है। इस बात को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि नाभिक से दूर होने के कारण ये लगभग मुक्त अवस्था में होता है, इसलिए यह फिर से मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अच्छा, वैलेंस ऑर्बिट के बारे में जान लेते हैं कि जो बाह्यतम कक्षा होती है उसे हम वैलेंस ऑर्बिट कहते हैं। किसी परमाणु की जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, उस पर्टिकुलर ऑर्बिट को, उस वृत्ताकार कक्षा को हम कहते हैं वैलेंस ऑर्बिट। ठीक है, तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंस ऑर्बिट में ही जाते हैं। तो जैसे यहाँ देख लीजिए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, यहाँ से फिर यहाँ चले गया, इस तरह से फिर यहाँ चले आया। तो ये आसानी से, सिमिलरली यहाँ पर देख लीजिए, है ना, तो ये भ्रमण कर सकता है। अब क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो उसी की वजह से क्या होता है, जो चार्ज होता है, कोई भी चार्ज लेते हैं, वो पदार्थ के, अगर हम पदार्थ लेते हैं कोई भी, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या होगा कि ये पदार्थ के एक कोने से ये चार्ज जो है दूसरे कोने तक जा सकता है, इस तरह से भ्रमण कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर किसी बैटरी का प्लस लगा दूं, यहाँ से बैटरी माइनस सिरा जोड़ दूं, तो आप देखेंगे कि जो चार्ज होंगे वो इसमें से भ्रमण कर सकेंगे। कोई भी मान लीजिए धन आवेश है, तो धन आवेश क्या होगा, धन से ऋण की तरफ भ्रमण करेगा, और ऋण जो होगा ऋण से धन की तरफ भ्रमण करेगा। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होता है कि चार्ज या फिर आवेश किसी पदार्थ में भ्रमण कर सकते हैं एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ। ठोस धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है, जबकि विद्युत अपघट्ट में धारा का प्रवाह आयन के कारण होता है। विद्युत अपघट्ट के बारे में अभी बात नहीं करते हैं, लेकिन ये जान लीजिए जो भी तार होते हैं, जैसे जो जिन्हें हम सुचालक कहते हैं, तो उनमें विद्युत धारा का प्रवाह ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से ही होता है। क्योंकि विद्युत धारा का प्रवाह जो होता है, जो आवेश के प्रवाह की वजह से होता है, तो आवेश का प्रवाह जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों की वजह से ही होता है। तो इस बारे में और आगे बात करेंगे। फिलहाल हम ये समझ गए हैं
कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन क्यों कहते हैं? उन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन इसलिए कहते हैं क्योंकि वह केंद्र से काफी दूरी पर होते हैं, उन पे आकर्षण कम होता है। चूंकि उन पे आकर्षण कम है तो वह एक परमाणु से दूसरे परमाणु में जाके भ्रमण कर सकते हैं, और जिस कक्षा में वो भ्रमण करते हैं उसे हम वैलेंस ऑर्बिट कहते हैं। और ठोस धातुओं में जो सुचालक होती हैं उनमें विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। अब हम बात करेंगे आवेश के बारे में। आवेश क्या होता है? अब आवेश को समझने के लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए ये हमारे पास ए है और ये बी है। तो अगर हम इन ए और बी पे मानते हैं, ए पे हम धन आवेश कर दें, बी पे ऋण आवेश कर दें, तो आप देखेंगे कि दोनों पदार्थ आपस में आकर्षित होंगे। इनके बीच में जो आकर्षण हो रहा है उस आकर्षण को हम कहते हैं वैद्युत आकर्षण। तो ये वैद्युत आकर्षण, या फिर हो सकता है कि अगर दोनों पे समान चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है पॉजिटिव, उनमें विकर्षण होगा। तो वैद्युत आकर्षण या फिर विकर्षण जिस गुणधर्म के कारण होता है, जिस वजह से होता है, उसको कहते हैं चार्ज। तो आपको समझना है कि चार्ज जो होता है यह किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण कोई वस्तु विद्युत आकर्षण या विकर्षण का अनुभव करती है। विद्युत आकर्षण या विकर्षण कब होता है? जब दो पदार्थों पे चार्ज हो और उन्हें आप नजदीक लाया जाए तो उनके अंदर आकर्षण हो सकता है। ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। कूलम एक वैज्ञानिक का नाम था जिन्होंने आवेशों के बारे में बहुत चीजें बताई। उन्हीं के नाम पर इसका जो मात्रक है, इसकी जो इकाई है, यूनिट बोलते हैं, उसको हम लोगों ने कूलम रखा हुआ है। एसआई यूनिट थी कूलम, और सीजीएस यूनिट उसकी होती है स्टेट कूलम। ठीक है। इस बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी नहीं है, जैसे आगे बढ़ेंगे समझ में आएगा आपको। फिलहाल आप ये याद रखिए कि जो एसआई होता है, एसआई मात्रक, वो कूलम होता है। इकाइयां दो प्रकार की होती हैं, एक होता है एमकेएस और दूसरा होता है सीजीएस। एमकेएस को ही एसआई भी कहते हैं। एमकेएस इकाई सिस्टम को ही हम एसआई भी कहते हैं। एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय सिस्टम जो फॉलो करते हैं उसे हम कहते हैं एसआई। तो एसआई या फिर एमकेएस सेम होता है। तो एसआई सिस्टम में आवेश का मात्रक कूलम होता है, बस याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आवेश का मात्रक एम्पियर सेकेंड भी होता है। आवेश का मात्रक आप एम्पियर सेकेंड भी कहते हैं। मतलब अगर आप चाहें तो कूलम को एम्पियर, ए मतलब एम्पियर हो गया और एस मतलब सेकेंड भी लिख सकते हैं। दोनों एक ही चीज होता है, दोनों में कोई फर्क नहीं होता। अब इसका एम्पियर सेकेंड क्यों कहते हैं ये बाद में आपको क्लियर होगा, जब हम विद्युत धारा के बारे में बात करेंगे तो वहां से आएगा ये। फिलहाल आप खाली इतना याद रखिए कि कूलम होता है या फिर उसका इकाई एम्पियर सेकेंड भी कह सकते हैं। आवेश के लिए धन और ऋण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। ये जनरल नॉलेज है कि भाई बेंजामिन फ्रैंकलिन जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने आवेशों को धन और ऋण कैटेगरी में बांटा था। उनका कहना था कि भाई दो अलग प्रकार के आवेश होते हैं, तो एक को धन कहा जाए, एक को ऋण कहा जाए। ठीक। वस्तुओं को आवेशित करने की प्रक्रिया सर्वप्रथम थेम्स ने बताई थी। थेम्स वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने बताया था कि आप वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। आवेशित मतलब क्या करते हैं? मतलब अगर हम एक तरह की वस्तु लेते हैं, उसे दूसरी तरह की वस्तु के ऊपर घर्षण करते हैं। थेल्स के अनुसार जब कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन त्याग करता है और इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आवेशित हो जाता है, जबकि रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आवेशित हो जाता है। यह स्थिर वैद्युत का उदाहरण है। बहुत सिंपल सी बात है समझने के लिए। जैसे मान लीजिए एक कोई मटेरियल है, ठीक है, और हमने पहले से देखा है कि जो मटेरियल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं केंद्र में। तो प्रोटॉन पे चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज समान होता है। क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज समान है तो जो मटेरियल होगा वो आवेश रहित होगा। ये हमको जानना है। इस पे कोई आवेश नहीं होता, तो मटेरियल अगर हम लिया तो वो है आवेश रहित, उस पर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि अगर इस मटेरियल को हम किसी दूसरे मटेरियल से घर्षण कर रहे हैं, मान लीजिए घर्षण कर रहे हैं, और घर्षण में क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में, ये पहला मटेरियल था, दूसरा मटेरियल मानता है, ये पहला है दूसरा है। तो अगर हम पहले मटेरियल को दूसरे मटेरियल से घर्षण कर रहे हैं और घर्षण के दौरान क्या हो रहा है, पहले मटेरियल में से इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे में जा रहा है। पहले मटेरियल में से इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे मटेरियल में जा रहा है। इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज।
तो पहले मटेरियल से इस मटेरियल से घर्षण होने के बाद यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो घर्षण के द्वारा दूसरे मटेरियल में जा रहा है, तो इसका मतलब होगा इसका नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है ये, राइट। जब अगर किसी भी मटेरियल का नेगेटिव चार्ज कम होगा, ये नेगेटिव और पॉजिटिव बैलेंस दोनों पहले आपस में, तो अगर हम नेगेटिव कम करते हैं तो पॉजिटिव बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसके ऊपर धन आवेश पैदा होगा क्योंकि इसमें से ऋण आवेश जो है वो चले गया। जब बैलेंस कंडीशन थी जितना इलेक्ट्रॉन जितना नेगेटिव था उतना पॉजिटिव था, लेकिन जब नेगेटिव चलेगा तो पॉजिटिव बढ़ गया, तो इस पर धन आवेश आ गया। उसी प्रकार जो मटेरियल जिसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो उसका नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, तो उस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, उस पर आ जाएगा तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। इसी को जो पहली बार बताया था थेल्स ने बताया था, उन्होंने कांच के टुकड़े को रेशम में के कपड़े से रगड़ा था और उसमें क्या हुआ, कांच ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। तो कांच ने जब इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करने से उस पर धन आवेश आ गया और रेशम ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद रेशम जो है वो ऋण आवेशित हो गया। तो इसका मतलब है कि घर्षण के द्वारा, फ्रिक्शन के द्वारा भी हम चार्ज को पैदा कर सकते हैं, चार्ज को एक मटेरियल के ऊपर चढ़ा सकते हैं, किसी मटेरियल के ऊपर। तो इसका मतलब है हम घर्षण के द्वारा किसी मटेरियल के ऊपर चार्ज डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये तो चार्ज, अब इसमें एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है कि चार्ज कितना आएगा, किसी मटेरियल पे चार्ज कितना आ सकता है वो समझना है हमको। तो जैसे मानते हैं कि मटेरियल ने अगर एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, हमको ये बात पता है पहले से कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है ऋण, मैंने पहले बताया था ऋण 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये हो गया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है। अब जितना इलेक्ट्रॉन आप ट्रांसफर करेंगे उस पर उतना ही चार्ज आ जाएगा। तो इसमें मानते हैं उन्होंने n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए थे, तो भाई अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो E चार्ज आ रहा है, E। अगर n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो कितने आएंगे, n इंटू ई। तो वही लिखा हुआ है कि टोटल चार्ज है Q, ये टोटल चार्ज होता है, टोटल आवेश होता है, ये कितना आएगा, ये कितने इलेक्ट्रॉन हम ट्रांसफर कर रहे हैं गुणे एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज। तो इस तरह से हम निकालते हैं, ओके। तो Q का मतलब है उत्पन्न आवेश, उत्पन्न चार्ज, n त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E इलेक्ट्रॉन का आवेश जो कि हम जानते हैं कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये चीज बहुत जरूरी है। कभी भी जो चार्ज उत्पन्न होगा, जो चार्ज पैदा करेंगे हम उसके ऊपर, ठीक है, वो चार्ज जो होगा वो इसी के गुणांक के फॉर्म में होगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1000 इलेक्ट्रॉन है तो गुणे 1000 हो जाएगा, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो ये समझ गए आप कि भाई वस्तुओं को आवेशित करने के लिए जो हम घर्षण का इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में थेल्स ने बताया था, और आवेशों को धन और ऋण के रूप में बांटने का जो प्रथम प्रयोग किया था वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तो मुझे लगता है यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसे कहते हैं कूलम का नियम। कूलम वैज्ञानिक का नाम है, और उन्होंने दो आवेशों के बीच में, दो वस्तुएं हैं जिनमें कुछ आवेश है, तो उनके बीच में जो आकर्षण या विकर्षण बल पैदा होता है उसके बारे में बताया था। अगर दो आवेशों जिसका मान Q1 तथा Q2 है उसे एक दूसरे से r की दूरी पर रखा जाए तो उनके बीच कार्य करने वाला वैद्युत आकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके बारे में समझने के लिए, तो ये हमारे पास दो चार्ज है, चार्ज पहला चार्ज है मानते हैं, इसे हम कहते हैं, चलिए इसके ऊपर चार्ज है प्लस Q1, धन Q1 ले लेते हैं, और इस पे चार्ज है ऋण Q2, धन और ऋण, ठीक है। अब इनके बीच की जो दूरी है, इन दोनों चार्जों के बीच की जो दूरी है उसे हम R मान लेते हैं। तो इनके बीच में क्या होगा, आकर्षण बल काम करेगा, एक आकर्षण बल एक्ट करेगा इस तरह से। आकर्षण बल इसलिए एक्ट कर रहा है क्योंकि एक पे धन आवेश है, एक पे धन आवेश है और दूसरे पे ऋण आवेश है। अगर दोनों पे धन आवेश होता तो इनके बीच में विकर्षण बल काम करता, ये दोनों एक दूसरे को दूर ढकेलते हैं, बट यहाँ पर क्योंकि अलग अलग चार्ज है, अलग तरह का चार्ज है, तो ये आकर्षण में इनके बीच में आकर्षण बल काम कर रहा है। तो कूलम क्या कहते हैं,
कूलम ये कहते हैं कि जो इनके बीच का आकर्षण बल है F, वो उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा। अब गुणनफल मतलब पहला आवेश Q1 ले लिया मैंने, पहले आवेश का मान Q1 है और दूसरे आवेश का मान Q2 है, तो उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, ये जो चिन्ह है समानुपात का चिन्ह है। लेकिन उन्होंने ये देखा कि अगर हम दोनों आवेशों को दूर ले जाएं तो जो फोर्स होगा उनके बीच में, जो बल होगा वो कम हो जाता है, नजदीक ले जाएं तो बढ़ता है, मतलब ये समानुपात ना होके व्युत्क्रमानुपात होता है। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि उनके बीच का बल जो होता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात में काम करता है, ऐसा। तो अगर दोनों का चार्ज बढ़ाएंगे तो बल बढ़ेगा, है ना, तो दोनों के चार्ज पे डिपेंड करता है ये बल। जैसे मान लीजिए मैंने Q1 बढ़ा दिया तो ही बढ़ेगा, मान लीजिए Q2 बढ़ा दिया तो ही बढ़ेगा, है ना। इसलिए लिखा है कि जो बल होता है वो उनके गुणनफल के समानुपाती होता है। जबकि अगर दूरी बढ़ा देते हैं उनके बीच की, अगर हम दूरी को बढ़ा देंगे तो देखा गया कि बल जो होता है कम हो जाता है, जिसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। इस हिसाब से ये दोनों सेंटेंस उन्होंने दिए हैं, ये बहुत ध्यान देना है आपको। विद्युत आकर्षण बल जो है उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, पहला ये समानुपाती और ये हो गया व्युत्क्रमानुपाती। अब इसी चीज को हम कंबाइन कर सकते हैं, दोनों के दोनों जो सेंटेंस हैं इनको कंबाइन करके लिख सकते हैं। तो कंबाइन करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। अगर हम कंबाइन कर दें तो हम एक ही बार में दोनों लिख सकते हैं कि जो बल होगा वो दोनों के आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपात का मतलब होता है कि ये अगर बढ़ाएंगे r स्क्वायर तो f का वैल्यू कम होगा, और अगर r स्क्वायर कम करेंगे तो f का वैल्यू बढ़ेगा, मतलब नजदीक आएंगे तो उनका जो उनके बीच का आकर्षण है बढ़ेगा, इस तरह से। अब ये जो समानुपाती चिन्ह है, तो अगर इसे हटाना है आपको तो इसे हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसे हटाने के लिए हम बराबर लिखते हैं और एक अचरांक k लिखते हैं। तो ये हो जाएगा फोर्स बराबर k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यही तरीका होता है, जब भी हमें समानुपाती का चिन्ह हटाना होता है तो हम बराबर लिखते हैं और k लिखते हैं। k का मतलब होता है कांस्टेंट या फिर अचरांक, ठीक है। तो वही हमने यहाँ लिखा हुआ, आप देख लीजिए, फोर्स, है ना, k गुणे Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जो कि यहाँ पर। अब जो k का मान होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना है आपको। k का मान जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, ठीक है। अब इसका वैल्यू जो आप देखेंगे, इसका वैल्यू होगा, इस चीज का वैल्यू, k का वैल्यू जो होता है ये होता है 9 गुणे 10⁻9। ये जो मान है ये फिक्स रहता है, ठीक है। तो 9 गुणे 10⁻9, ठीक है। और इसकी जो इकाई होती है, k की इकाई क्या हो जाएगी बताइए। यहाँ से अगर आप यहाँ से देखें तो k की इकाई क्या हो जाएगी, यहाँ पर अगर हमें k का मान निकालना है, k मतलब, तो k का इकाई हो जाएगा, यहाँ से अगर k निकालना है तो ये हो जाएगा, बाएं साइड में f है, ऐसे रह जाएगा, ये यहाँ से r स्क्वायर ऊपर चले जाएगा और नीचे आ जाएगा Q1 बाई Q2। अब यहाँ से आपको इसका मात्रांक या फिर इकाई मिल जाएगी। अब f की इकाई है न्यूटन, क्योंकि ये बल है। r जो है दूरी है, तो दूरी की इकाई हमेशा मीटर होती है SI यूनिट में, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि r स्क्वायर है। और Q1 Q2 की जो इकाई है वो हो जाएगी, ये भी कुलम है, ये भी कुलम है, तो ये कुलम 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 स्क्वायर हो जाएगा। तो k का यूनिट जो होता है वो होता है न्यूटन मीटर बटे कुलम स्क्वायर। वही यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिखना है आपको, k का यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कुलम स्क्वायर, ये बहुत जरूरी है। k का मान है, यहाँ पर k का मान जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। तो आप चाहो तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो अगर क्या आएगा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बताइए, अगर ध्यान दें तो यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है, इसे कहते हैं एप्सिलॉन नॉट, इसे कहते हैं निर्वात की परम वैद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। इस बारे में आगे बात करेंगे और डिटेल में, फिलहाल याद रखिए। तो इसमें अगर हम यहाँ से देखें, अगर आप यहाँ से देखें इस चीज को, तो हम किस तरह से एप्सिलॉन नॉट कैसे निकाल सकते हैं, तो वो बहुत सिंपल है। यहाँ से आपको मिल जाएगा एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से आपको मिल जाएगा एप्सिलॉन नॉट क्या आएगा आपका 1/4
1/4 इंटू 9 × 10⁹ इस तरह से आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर था के का वैल्यू, है ना, लेकिन एप्सिलॉन नॉट यहाँ नीचे है। जब एप्सिलॉन नॉट ऊपर ले लेंगे तो ये वैल्यू उल्टा रिवर्स हो जाएगा, तो हो जाएगा c²/n m²। ठीक है, हमने यहाँ पर के का मान भी ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, समझने वाली बात यह है कि इसमें हमें ये मालूम पड़ता है कि दो चार्ज अगर हैं, उन पे आवेश है Q1 Q2, तो उनके बीच जो बल काम करेगा वो होगा F = K × Q1 Q2/r²। इस तरह से K का मान जो होगा वो होगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इस तरह से हमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं आवेश घनत्व, चार्ज डेंसिटी क्या होता है। ठीक है, चार्ज डेंसिटी समझने के लिए हम एक इस तरह से एक मटेरियल ले लेते हैं। मानते हैं ये एक मटेरियल है जो कि रॉड के आकार में है, सिलेंडर के आकार में बोलते हैं या फिर रॉड के आकार में है, रॉड की तरह है। अगर हम इस मटेरियल पे कुछ आवेश दे रहे हैं, मान लीजिए इस मटेरियल पे कुछ आवेश देते हैं, तो वो जो आवेश हमने दिया है वो आवेश इस मटेरियल पे चारों तरफ, इस मटेरियल के सरफेस पे, इस रॉड के सरफेस पे क्या होगा, वो आवेश इस तरह से आके लग जाएगा। मान लीजिए धन आवेश दिया है हमने, यदि हम मान लें कि हमने इसको Q आवेश दिया था, तो ये जो Q आवेश है इसके पूरे के पूरे लंबाई पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, फैल जाएगा। ठीक है, इसकी लंबाई मान लेते हैं L है, L मान लीजिए 10 मीटर है, तो जो Q था वो उसके पूरे 10 मीटर पे फैल गया है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। अब अगर हमें खाली 1 मीटर पे निकालना है, हम खाली इस रॉड का 1 मीटर लेते हैं, मान लीजिए खाली 1 मीटर लेंथ लेते हैं, और हमें निकालना कि भाई 1 मीटर पे कितना चार्ज है, तो उसे हम कहते हैं आवेश घनत्व। ठीक है, उस 1 मीटर पे। तो अगर लेंथ पे निकाल रहे हैं तो उसे हम कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय मतलब होता है उसकी लंबाई पे, रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो प्रति एकांक लंबाई, एक एकांक मतलब जैसे यहाँ पर 1 मीटर ले लिया मैंने, तो प्रति एकांक लंबाई पर कुल आवेशों की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो 1 मीटर लंबाई पे जितना भी आवेश आएगा उसे हम कहेंगे रेखीय आवेश घनत्व, जो कि जिसे हम इस तरह से दिखाते हैं। तो ये है रेखीय आवेश घनत्व, और ये क्या होता है, कुल आवेश, जितना आवेश हमने उस रॉड पे दिया था, उस मटेरियल पे दिया था, तो कुल आवेश को हम क्या करते हैं, उसकी कुल लंबाई से बांट देंगे, कुल लंबाई। तो यदि हम कुल आवेश को कुल लंबाई से बांट देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो वो होता है रेखीय आवेश घनत्व, जो कि होता है Q। कुल आवेश हमने Q दिया था और उसकी कुल लंबाई है L। तो इस तरह से। अब इसका यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट, Q का यूनिट होता है कूलम और L का यूनिट होता है मीटर, तो इसका यूनिट हो जाएगा कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर। ठीक है, इसी प्रकार होता है दूसरा एक, जिसे हम कहते हैं क्षेत्रीय आवेश घनत्व, क्षेत्रीय या फिर सतह आवेश घनत्व। जिस तरह से यहाँ उसकी लंबाई पे हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया था, है ना, जो चार्ज हमने दिया था उसकी लंबाई पे फैल गई थी, तो यहाँ पर क्या होगा, जो हम आवेश देंगे वो उसके क्षेत्रफल पे फैल जाएगा, वो उसके क्षेत्रफल पे फैल जाएगा। जैसे ये देख लीजिए, तो अगर हम इसे कुछ चार्ज देते हैं, जैसे मान लीजिए हमने इस सरफेस को चार्ज Q दे दिया, तो जो चार्ज Q दिया है इस सरफेस को, वो क्या होगा, वो उसके सारे के सारे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना, फैल जाएगा उस पे। हम कह सकते हैं भाई कि ये जो चार्ज है ये इस पे, इसके सतह पे आ गया है पूरा। ठीक है, इस तरह सतह पे आ गया। तो कैसे निकालेंगे हम उसको, हम उसको निकालने के लिए वही नियम है कि कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल से डिवाइड कर देते हैं। तो कुल आवेश को कुल क्षेत्रफल से हम बांट देते हैं, तो वही यहाँ आ जाएगा। इसको हम सिग्मा से दिखाते हैं। तो सिग्मा होता है क्षेत्रफल आवेश घनत्व या फिर सरफेस सतह आवेश घनत्व। ठीक है, ये होता है कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल। तो वही हमने लिखा है, Q जो है कुल आवेश है और कुल क्षेत्रफल जो है ये हो गया। इस तरह से हम दिखाते हैं। तो इसका जो यूनिट होगा, इकाई होगी, वो होगी Q का चार्ज कूलम होता है, जबकि क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, तो कूलम पर मीटर। हम वॉल्यूम भी ले सकते हैं, हम आयतन भी ले सकते हैं, तो इसे हम कहते हैं आयतन आवेश घनत्व।
जैसे हमने यहाँ पर किया उसी प्रकार उसके पूरे के पूरे आयतन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसको हम रो से दिखाते हैं, रो, इसको कुल आवेश Q बटा कुल आयतन V जो है आयतन है, तो ये हो जाएगा, इसको कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या फिर आयतन आवेश घनत्व। सेम जैसे यहाँ पर उसकी लंबाई में डिस्ट्रीब्यूट किए थे पहली बार, कुल लंबाई में डिस्ट्रीब्यूट किए थे, यहाँ कुल क्षेत्रफल में डिस्ट्रीब्यूट किया, यहाँ पर क्या है, कुल आयतन में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, सारा का सारा आयतन लेना पड़ता है, जिसे वॉल्यूम कहते हैं। तो पूरे के पूरे वॉल्यूम में जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसे हम कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसका जो यूनिट है, इकाई जो है वो है कूलम पर मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब।